वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है। ये जो वैकेंसी है बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन, मतलब यूपी एनएचएम में ये वैकेंसी जारी की गई है। और बड़ी ही बेहतरीन वैकेंसी है। करीब करीब 17,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, तो जो बच्चे मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जो मोस्टली लड़कियां कई सारी आपने देखी होंगी, स्टाफ नर्स हैं। स्टाफ नर्स तो मैंने लड़कियां ही देखी हैं, लड़के तो देखे ही नहीं, लेकिन होते हैं वो भी। ठीक है, तो स्टाफ नर्स हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, और आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड हो गए, जो मैटरनिटी से रिलेटेड हो गए। ठीक है, तो इन सब में वैकेंसी है टोटल 17,000, तो मतलब एक बम्पर वैकेंसी होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रखी है, आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो। और इसकी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे कि किस प्रोग्राम के तहत किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी और सैलरी कितनी है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ में इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो किस तरह का आप कराएगा, वो भी बड़ा ज़रूरी रहता है। उसके बारे में भी हम यहाँ से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह की वैकेंसी है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो प्रोग्राम है NUHM का जो प्रोग्राम है, इसमें वैकेंसी है स्टाफ नर्स के पद की वैकेंसी है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फार्मास्यूटिक एलोपैथिक की वैकेंसी और एएनएम की वैकेंसी है। तो सब में आप देख सकते हो कि स्टाफ नर्स में 684 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की 282 वैकेंसी है। और इसी तरह सबसे लास्ट में देखिएगा तो जहाँ लिखा ऑनरिया। ठीक है, तो इसका मतलब पेमेंट आपको पर महीने कितनी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि NUHM प्रोग्राम के तहत स्टाफ नर्स को 19,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप जो है कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी सामने देख सकते हो स्क्रीन पर, और आप पेमेंट भी देख सकते हो, टोटल वैकेंसी भी देख सकते हो। अब ऐसे ही आप देखिए कि DHS प्रोग्राम के तहत स्टाफ नर्स, ठीक है, फार्मास्यूटिक एलोपैथिक स्टाफ नर्स, ठीक, ट्रॉमा सेंटर के लिए लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की कितनी कितनी वैकेंसी और कितनी कितनी सैलरी है। लाइकवाइज मैटरनल हेल्थ के लिए आप देख सकते हो, कम्युनिटी प्रोसेस के लिए देख सकते हो, RBSK के लिए देख सकते हो, चाइल्ड हेल्थ के लिए देख सकते हो। चाइल्ड हेल्थ में सिर्फ स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, 1,847 वैकेंसी है, जिसमें 20,500 रुपये प्रति महीने की आपकी तनख्वाह रहेगी। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन में आप देख सकते हो कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम में देख सकते हो कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फार्मेसी की वैकेंसी है, और आपको मंथली पेमेंट के लास्ट में लिखा हुआ है कितना मिलेगा। ठीक है, NCD में देख सकते हो। ठीक है, ब्लड बैंक में देख सकते हो, ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। आप देख सकते हो लैब टेक्नीशियन की 65 है और स्टाफ नर्स की 28 है। और सैलरी भी आप देख सकते हो, स्टाफ नर्स की सैलरी लैब टेक्नीशियन मोस्टली ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, और ट्रेनिंग जो इनका प्रोग्राम है उसमें लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 18,150 रुपये प्रति महीने की तनख्वाह और 11 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, तो यहाँ हमने चर्चा कर ली। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ हम कि आगे बढ़ने की श्रृंखला में कि ओनली नोट जहाँ लिखा है उसका आप देखिएगा तीसरा पॉइंट। ठीक है, जो नोट का तीसरा पॉइंट आप वहाँ देखेंगे तो आपको देखिएगा ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ANM पोजीशन एज पर द ये गेजेट नंबर। तो जो ANM की पोस्ट है उसमें फीमेल कैंडिडेट है भरेंगी, बाकी के लिए मेल कैंडिडेट भी फॉर्म अपना भर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने की श्रृंखला में थोड़ा सा और देखते हैं। आपके जो भी, अगर जैसे कि आप कास्ट का फ़ायदा ले रहे हो, क्योंकि कास्ट वाइज भी वैकेंसी हैं, जैसे SC की अलग, ST की अलग, तो वो ले रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो जाहिर सी बात है, हर एक वैकेंसी में होता है। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27 नवंबर से चालू हो चुके हैं, मतलब कल से चालू हो चुके हैं और 12 दिसंबर तक चलेंगे। तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म भर दीजिएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, वो चीज़ ये है, अभी जैसे कि आपने देखा कि कोविड का दौर चला, मतलब कोविड महामारी रही, तो जो हेल्थ वर्कर थे, जैसे स्टाफ नर्स हो गए या कोई भी जो भी डॉक्टर पेशे से रिलेटेड है, तो बड़ी मेहनत की उन्होंने, उनके ऊपर काफ़ी लोड भी रहा। ठीक, दिन रात जागे कई पेशेंट, क्योंकि बहुत सारी संख्या में जो है ना अस्पताल फुल थे। आप तो जानते ही हैं, सब लोगों ने कोविड के बारे में देखा ही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने कोविड के टाइम पर काम किया है, ठीक है, जिन्होंने 6 महीने काम किया है कोविड सिचुएशन में, तो उन्हें 5% एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे। जिन्होंने 1 साल तक काम किया है उसे 10% एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे। और जिन्होंने 1.5 साल तक काम किया है, कोविड टाइम में एक्टिव इंगेजमेंट दिखाया, तो उन्हें 15% एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि सीबीटी में कितने मार्क्स है, उसका 15% कितना हो जाता है। तो मतलब जिन्होंने कोविड में काम किया है तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जहां आपने काम किया है, जिस हॉस्पिटल में आप, वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा के लाएँ कि हमने इस डेट से लगाकर इस डेट तक इस अस्पताल में काम किया है, कोविड जब चल रहा था। ठीक है। तो जब आप ये सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको जो ये लोग इतने % मार्क्स सीबीटी में दे दिए जाएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बताऊं कि जब आपका सीबीटी होगा, एक ही रिटन एग्जाम है सीबीटी जिसे आप कहोगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, सब कुछ उसी के बेस पर होने वाला है। तो जो जनरल कैंडिडेट है उसे 33% लाना अनिवार्य है 100 नंबर में। ठीक है। और जो ओबीसी उसे 30% लाना अनिवार्य है, और जो एससी एसटी है उसे 24% नंबर लाना अनिवार्य। जैसे 100 नंबर का आपका सीबीटी है तो क्रमशः जनरल वाला 33 लाएगा, ओबीसी वाला 30 लाएगा, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड 24% मार्क लेके आएंगे। अब सोचिए 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है, मतलब सीबीटी है, और आपने 1.5 साल तक कोविड के समय काम किया, तो आपको 15% नंबर, मतलब कि 15 नंबर 100 में से सिर्फ ऐसे ही मिल गए, तो आप मेरिट में तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपने काम किया है तो सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। अब देखिए यहीं पर जो 4th नंबर पे आप देख सकते हैं, फॉर अवेलिंग कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने लिख रखा कि आपको किस तरह से सर्टिफिकेट बनवाना है, तो मैं यहीं पर आप देख सकते हैं, मैं इसको कवर कर रहा हूँ, आप यहाँ से इसे जो है पढ़ लीजिए अच्छे से किस तरह से सर्टिफिकेट बनवाएगा। तो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, काम किया है आपके लिए फ़ायदे का रहेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसे कि स्टाफ नर्स है, 18 से 40 साल तक की कोई भी लड़का लड़की इसमें फॉर्म भर सकता है, इम्तहान दे सकता है। ठीक है। सबकी जो उम्र है वो 18 से 40 साल ही है। और इसके अलावा अगर आप SC ST हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब कि 45 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप OBC हो तो 3 साल तक की छूट मिल जाएगी, तो मतलब 18 से 43 साल तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अब देखिए स्टाफ नर्स के लिए क्या चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या फिर BSc नर्सिंग हो, और साथ में यूपी की जो नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ANM को क्या चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है। और आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। फार्मास्यूटिक एलोपैथी के लिए क्या चाहिए, इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए जो फार्मा काउंसिल है उससे। लैब टेक्नीशियन के लिए क्या चाहिए, डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी होनी चाहिए, या फिर 12th आपने साइंस से किया और डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी में किया हो। ठीक है। मतलब आपने 12th किया हो और इसके बाद डिप्लोमा किया हो, या आपने डायरेक्ट डिग्री कर ली हो लैब टेक्नीशियन में, तो भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी वैकेंसी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, हमने यहाँ से डिस्कस कर ली। ठीक है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम है, बस उसी के बेस पर सिलेक्शन होना है। अब जो आपका CBT है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। टोटल 100 नंबर का है। 100 नंबर ये 2 भागों में बटे हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 है उसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएगा। जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए जा रहे हो तो आपने डिग्री में या डिप्लोमा में जो पढ़ा है वो चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है। तो 80% नंबर आपके प्रोफेशनल नॉलेज से कवर होंगे। ठीक है। और जो 20% नंबर है जो सेक्शन 2 है उसमें जनरल चीज़ें आएंगी, जैसे कि जनरल गणित, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है। और इनमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है। तो हमने यहाँ से रिटन एग्जाम के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ज़रूरी चीज़ें आपको बताते हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे यहाँ से कि कई बच्चे हो सकता है वो 2 फॉर्म भरें, एक लैब टेक्नीशियन का भर दें, एक स्टाफ नर्स का भर दें। तो देखिए एक यहाँ से चीज़ और बता दें कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम दोनों एक ही डेट में एक ही पाली में पड़ जाए, तो फिर आपको घाटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा घाटा हो सकता है। और देखिए इसकी कोई फॉर्म फीस वगैरह तो नहीं है, आप चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है सेम डेट में फंस जाए। अब देखिए इसमें जो है ना साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर कैंडिडेट हु फिल्ड मल्टीपल एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये उनका ये नुकसान हो सकता है। ठीक है। और जो ना 1:3 में वैकेंसी ली जाएंगी, मतलब कि जैसे कि 17,000 वैकेंसी है तो 17 54 हो गया। ठीक है। तो आपके जो ना 17 51 होगा, तो करीब करीब जो है 50,000 के आसपास बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह प्रोसेस में कुछ बच्चे छट जाएंगे, नहीं होगा, कहीं एक्सपीरियंस कहीं कुछ चीज़ें रहती हैं। तो टोटल 50,000 के आसपास वैकेंसी बच्चे ले लेंगे, क्योंकि 17,000 है तो 3 गुना ले लेंगे रिटन एग्जाम में। फिर धीरे धीरे छाटेंगे, फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे रिटन एग्जाम के बेस पर, जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा तो ऊपर से 17,000
बच्चों को ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। एज लिमिट हमने बता ही दी आपको, 18 से 40 साल तक का बच्चा कोई भी फॉर्म भर सकता है। और छूट के बारे में भी हम लोग बता दिया आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। जैसे कि यूपीएनएचएम में जो वैकेंसी आई है लैब टेक्नीशियन, उसका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए 2 भागों में पेपर बटा हुआ है, 100 नंबर का टोटल है, जिसमें 80 नंबर आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड है, आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, और 20 नंबर जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो आपका 80% है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले क्या रहेगा, बेसिक हेमेटोलॉजी, इसमें क्या क्या रहेगा, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रोफोलिस, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, बी क्या है, ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, एंड रिसिप्ट क्या होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको दे सकता है, तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट सी क्या है, इम्यून हेमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट डी आप देख सकते हैं कि क्लिनिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। पार्ट ई देख सकते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इनके जो है ना, ये मैंने वाइड टॉपिक बता दिया, आपको डिटेल स्टडी कर लेनी है, इसी से सारा प्रश्न पत्र आपका आएगा 80%। और 80% में अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब जो सेक्शन 2 20 नंबर का, उसमें क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जनरल गणित, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। तो ये 20 नंबर का रहेगा, 4 भाग है, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। गणित के 5 रहेंगे, रीजनिंग के 5 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 5 रहेंगे, कंप्यूटर के 5 रहेंगे। ठीक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जनरल एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो वैकेंसी आई थी फार्मास्यूटिक एलोपैथिक की, इसमें भी सेम चीज़ है। डिसिप्लिन में देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। फार्मास्यूटिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रहेंगे। ठीक है, और भी रहेंगे बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एटनॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल ड्रग स्टोर एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 80% इससे कवर होगा, 20% वही जनरल नेचर का, मतलब गणित, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, 5 क्वेश्चन ईच टॉपिक से रहेंगे। इस तरह 4 टॉपिक हो गए। एएनएम में क्या पूछा जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं। एएनएम में पूछा जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह या एसएच या पीएचसी या सीएचसी किस तरह से होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएनएम क्या होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि रुबेला, ठीक है, टिटनेस, तो कई सारी बीमारियां रहती हैं। ठीक है, काला बुखार जो बोलते हैं, डेंगू, मलेरिया, रेबीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शंस रहते हैं। 6वें नंबर में देखिएगा केयर एंड स्टिक इन कम्युनिटी, टेकिंग हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 7 नंबर पे देख सकते हैं कि नीड ऑफ फर्स्ट एड वगैरह से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 8 नंबर पे आप देख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 9 नंबर पे देख सकते हैं इन्फेंट एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 10वें नंबर पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एएनएम का सिलेबस आपको बता दिया। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ से देखिएगा कि जो एएनएम है उसमें सिर्फ आपका जो 100% है वो सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज ही पूछ रहा है। जनरल नेचर का कुछ भी चीज़ एएनएम में नहीं पूछा जा रहा। आप सामने देख सकते हैं अपनी आंखों के, ये आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। एएनएम में सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज, 100 में 100 प्रोफेशनल नॉलेज। बाकी सब में क्या है कि 80% प्रोफेशनल नॉलेज, 20% आपका जनरल नेचर का, जैसे कि गणित वगैरह। ठीक है, तो स्टाफ नर्स में आप देखेंगे जो सेक्शन 1 है उसमें क्या रहेगा। ए में देखिए मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टिकल नर्सिंग, बी में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सी में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, डी में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ई में हेल्थ एजुकेशन, एफ में बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, जी में न्यूट्रिशंस, फर्स्ट एड। ठीक है, पेडियाट्रिक नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे
पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 हो गया स्टाफ नर्स का। सेक्शन 2 वही जनरल नेचर का है, गणित, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ से हमने बड़े ही विस्तृत आपको डिटेल सिलेबस बता दिया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेहतरीन आपको एग्ज़ाम देना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हमें आपसे जुड़कर बेहद खुशी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो इसे लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो उस पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।